एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज वेक्टर का लेक्चर 2 है और उम्मीद है इसी लेक्चर में पूरा वेक्टर हम लोग समाप्त कर लेंगे। पिछला लेक्चर जो 11 था उसमें हम लोगों ने वेक्टर की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी। हम लोगों ने एकांक वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा यानी कि अदिश गुणन पढ़ा। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग शुरुआत करेंगे किन्हीं दो सदिशों यानी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, जिसको हम लोग सदिश गुणन भी कहते हैं। वहाँ से शुरू करके फिर हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। हम लोग किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हम लोग जिसे बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड अर्थात जिसको बोलते हैं समांतर षटफलक का आयतन कैसे निकालते हैं, चतुष्फलक का आयतन कैसे निकालते हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे। हम लोग बल और कार्य और बल आघूर्ण के बारे में भी इसी लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपने पहला लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लें, फिर आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल महसूस होगा। जिनको पहले से आता है वो 2x स्पीड पे लगा कर अगर इसे देख लेंगे तो उनका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज क्रॉस प्रोडक्ट से। किससे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर a और b हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे होगा a क्रॉस b। ये चीज़ कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं सदिश गुणन। क्या बोलते हैं? सदिश गुणन। ठीक है, हम लोगों ने कल जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, और उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका जो फार्मूला निकल के आया था मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b और कॉस थीटा। अब देखिए, जब हम दो वेक्टर का, दो सदिशों का जब सदिश गुणन करते थे तो हमको एक अदिश राशि मिलती थी। जैसे 5 आंसर मिल जाए या 4 मिल जाए, कुछ भी, मतलब i j k कैप के रूप में आंसर नहीं मिलता था। जैसे मान लीजिए a बराबर ले ले i प्लस जे प्लस k, और वेक्टर b बराबर ले लिया 2i प्लस 3j माइनस 2k। अब अगर हम a डॉट b करते थे, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको मालूम होगा क्या करते थे, i के गुणांक का i से गुणा, 2 एकम 2, j के j से, और बस i डॉट i तो 1 हो जाता था, j डॉट j क्या हो जाता था 1, k डॉट k 1 हो जाता था। तो आंसर आपको क्या मिलता था, यानी डॉट प्रोडक्ट करने पर जो आंसर मिलता था वो एक अदिश राशि होती थी, स्केलर क्वांटिटी होती थी, है ना। इसीलिए इसे हम अदिश गुणन भी कहते हैं और इसको हम सदिश गुणन कहते हैं। इसका मतलब अब ये हुआ कि जब हम a क्रॉस b निकालेंगे तो हमको आंसर इस तरीके से नहीं मिलेगा, हमको आंसर कुछ ai प्लस बी जे प्लस सी के इस तरीके से आंसर मिलेगा, वेक्टर की फॉर्म में ही आंसर मिलेगा, और इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं सदिश गुणन। कैसे मिलेगा चलिए वो दूसरी बात है। चलिए अच्छा देख ही लेते हैं। सपोज मानिए आपका कोई वेक्टर a है इस तरीके से, a1 i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, और आपका कोई वेक्टर b है b1 i कैप प्लस b2j कैप प्लस आपका b3k कैप। और अगर आपको a क्रॉस b निकालना है तो निकालने का तरीका क्या होगा? देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सारणिक के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें तो मैं प्रश्न में बताता रहूँगा, उम्मीद करता हूँ आपको पता भी होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, i j और k लिखेंगे, और उसके बाद वेक्टर a के गुणांकों को लिख दो, a1 a2 a3। उसके बाद वेक्टर b के गुणांकों को लिख दो, b1 b2 b3। बात समझ में आपको आई? इस तरीके से लिखकर अब आप इस सारणी को हल कर दोगे तो आपको a क्रॉस b का आंसर मिल जाएगा। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। वेक्टर a बराबर i प्लस 2j माइनस k दिया है, वेक्टर b बराबर 2i माइनस j प्लस 2k दिया हुआ है। अब आपको चाहिए वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो आप क्या करेंगे, i j और k इस तरीके से लिखेंगे। पहले वाले वेक्टर के गुणांकों को लिख दीजिए, इसका गुणांक -1 है, 2 -1 और 2। ये लिखने के बाद अब देखिए सारणिक हल करने का तरीका क्या होता है। जब आप इसको निकालोगे i को बाहर तो क्या करोगे, देखिए अपने मन में ही सोच लो, ये पूरा क्रॉस कट गया तो क्या बचा, यही तो बचा। हम क्या करते हैं, l मतलब जो चीज़ बाहर निकालते हैं वहाँ से एक क्षैतिज रेखा और उसी पर एक वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देते हैं। फिर जब ये खींचेंगे तो बचेगा क्या, यही तो बचेगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 -1 -1 2।
अच्छा, जब इसको निकालेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अल्टरनेट क्रम चलता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चलता है। बाकी जब सारणिक पढ़ेंगे हम लोग तो बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे। अब आप देखिए ये बाहर निकाला तो देखो इस पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसे खींच दो और एक ऐसे खींच दो, तो आप देख रहे हो जब ऐसे खींच रहे हो तो ये वाला कॉलम गायब हो रहा है, ऐसे खींच रहे हो तो ये वाली रेखा यानी क्षैतिज रेखा जो है आपकी ये गायब हो जा रही है। तो क्या बच रहा है 1 - 1 2 2, क्या बच रहा है 1 - 1 2 और 2, ये तो बच रहा है। इसके बाद जब आप के कैप बाहर निकालोगे देखिए प्लस माइनस और ये के रहेगा प्लस का। अब आप जब इसे बाहर निकालोगे तो इस पर एक रेखा ऐसे खींची ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, ये कैंसिल, तो 1 2 2 -1 बचा, 1 2 2 -1 बचा। अब आप देखिए आपको तरीका पता होगा सॉल्व करने का, क्या होता है इधर गुणा करते हैं, पहले ये गुणा करेंगे, जो आएगा वो लिख देंगे और फिर इधर गुणा करेंगे तो जो आएगा उसका चिन्ह उल्टा करके लिख देंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, इसका गुणा माइनस इसका गुणा होता है, तो जब बीच में माइनस लगता है तो इसके गुणा का चिन्ह तो पलट ही जाएगा वैसे भी। तो 2 × 2 4, -1 × -1 +1 हुआ, लेकिन इस वाले में चिन्ह उल्टा लेते हैं इसलिए -1 हो गया। माइनस जे कैप लगा हुआ है, 2 × 1 2, 2 × -1 -2 हुआ, लेकिन इसमें चिन्ह उल्टा लेते हैं इसलिए +2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये के कैप है और ये क्या हो गया -1 × 1 करोगे तो -1 आएगा, इसमें चिन्ह सेम लेंगे जो आएगा और इसमें जो चिन्ह आएगा उसका उल्टा लेंगे। 2 दूनी 4 प्लस का आया, उल्टा लेंगे -4 हो जाएगा। तो ये देखिए 4 में गया 3, ये हो गया 3i कैप और 2 2 4 4j कैप और आपका -5 k कैप। ये क्या हो गया -5 k कैप। ये हमारा निकल आया a क्रॉस b। यानी अगर हमें सदिश a वेक्टर a दिया था, सदिश b वेक्टर भी दिया था, हमें उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था तो हमको ये क्रॉस प्रोडक्ट मिला। आपको ये याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर मिलता है वो कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर मिलता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये बात तो आप समझ गए कि क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो एक सदिश राशि होगी, एक सदिश होगा, एक वेक्टर होगा। चलिए अब इस चीज़ को समझने के बाद अब हम फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या होता है, अगर हम वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का फार्मूला लिखें, जैसे a डॉट b का ये फार्मूला था, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का फार्मूला देखो पूरा वही रहेगा, मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b, यहाँ पर साइन थीटा, वहाँ क्या था कॉस, यहाँ क्या हो गया साइन थीटा, और एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है एन कैप। इसको क्या बोलते हैं, एन कैप बोलते हैं। देखिए अब ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी खैर कुछ है नहीं लेकिन फिर भी समझ लीजिए। जब आप a क्रॉस b निकालते हो तो एक्चुअल में आप निकालते क्या हो, जब आप a क्रॉस b निकालते हो तो आप एक ऐसा वेक्टर निकालते हो जो a के भी लंबवत है और b के भी लंबवत है। हमने माना, सपोज मानिए, ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई वेक्टर इस तरीके से a है, मान लीजिए कोई वेक्टर इस तरीके से b है और इनके बीच में कोण बन रहा है थीटा, इनके बीच में बन रहा है कोण थीटा। तो ये एक तल हो गया, ये एक प्लेन हो गया, इस प्लेन में वेक्टर a है और इस प्लेन में वेक्टर b है, ठीक है। अब इसके बाद हम जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा, जैसे इसमें ये आंसर मिला है, वो क्या होगा, वो ऐसा होगा जो a और b दोनों के लंबवत होगा। और उसकी दिशा क्या होगी, देखिए हम क्या करेंगे, इसमें राइट हैंड रखेंगे ऐसे, ठीक है, और क्या करेंगे, देखिए राइट हैंड रख के और बी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, बी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जब बी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो ये जो हमारा थंब देखो जिस दिशा को दिखा रहा है, ये दिशा हो जाएगी जो a क्रॉस b करने पर हमें वेक्टर मिल रहा है उसकी। बात समझ में आई कि नहीं? क्यों? क्योंकि भाई a क्रॉस b जब कर रहे हो तो आपको आंसर जो मिल रहा है एक सदिश राशि मिल रही है, तो उसकी कोई दिशा भी तो होगी, क्योंकि सदिश राशियां वही राशियां होती हैं जिनकी दिशा होती है। तो दिशा क्या होगी, दिशा होगी a और b के लंबवत। देखिए a से b की ओर जाओ, आप a क्रॉस b कर रहे हो, a से b की ओर जाओगे तो जो आपको अंगूठा दिशा दिखाएगा वही क्या हो जाएगी, उस जो आंसर में मिला है क्रॉस बी करके उसकी दिशा हो जाएगी। अब सपोज मानिए बी नीचे होता तो आप इस तरीके से करते तो अंगूठा आपका नीचे की ओर दिशा दिखाता, तो या तो दिशा आपकी लंबवत में ऊपर की ओर हो जाएगी या तो नीचे की ओर हो जाएगी। इस बात को अगर आप समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल बात इसमें है नहीं। अब आपको क्या समझ लेना है, जो ज़रूरी है वो आपको ये समझना है। ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर a दिया है, वेक्टर b दिया है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके हम जो वेक्टर प्राप्त करते हैं, ये वेक्टर प्राप्त करते हैं, तो ये जो होता है ना, ये a के भी लंबवत होता है और ये b के भी लंबवत होता है। ये बात आपको याद रखनी है। कहने का मतलब जो a क्रॉस b निकल के आएगा वो a के भी लंबवत होगा और जो a क्रॉस b निकल के आएगा वो b के भी लंबवत होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी
चाहिए और इस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए। तो बेसिकली ये n कैप क्या हो गया, n कैप क्या हो गया, ये एक एकांक सदिश होता है, ये एक एकांक सदिश होता है, यूनिट वेक्टर होता है, और जिसकी दिशा कौन सी होगी, a क्रॉस b की दिशा होगी। जिसकी दिशा कौन सी होगी, a क्रॉस b की दिशा होगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो अब हमने आपसे कहा कि ये जो n कैप है ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक एकांक सदिश है, और एकांक सदिश निकालने का फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम a का एकांक सदिश निकालते, कल बताया था, तो वेक्टर a में मॉड ऑफ वेक्टर a से डिवाइड कर देते। अब अगर हम ये n कैप निकालना चाह रहे हैं तो n कैप क्या है, n कैप बता रहा है भैया हमारी दिशा वही है जो वेक्टर a क्रॉस b की दिशा है। ठीक है, तो वेक्टर a क्रॉस b की दिशा में एक एकांक वेक्टर निकाल दो, ये चीज़। बात समझ में आई कि नहीं? ये n कैप का फार्मूला आपका बन गया। ठीक है, n कैप का फार्मूला क्या बन गया, ये बन गया। अच्छा, अब एक चीज़ आप यहीं पर और समझ लो। देखिए भाई, a का एकांक सदिश निकालना था तो वेक्टर a के मॉड से डिवाइड कर दिया। अब आपको ये पता है कि जो n कैप है वो a क्रॉस b का एकांक सदिश है, तो आखिर a क्रॉस b का एकांक सदिश क्या होगा, a क्रॉस b से डिवाइड कर दो क्या, a क्रॉस b के मॉड को, तो क्या निकल आएगा, n कैप निकल आएगा। अब अच्छा सोचो, यहाँ पर हम मॉड ले लें, दोनों तरफ मॉड ले लें, तो मॉड ऑफ a क्रॉस b क्या हो जाएगा। देखिए a का मॉड ऑलरेडी है, उसका फिर मॉड निकालोगे तो रहेगा तो वही चीज़ है ना, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा का मॉड साइन थीटा ही रहेगा, और n कैप, जब n कैप का मॉड निकालोगे, चूंकि n एक एकांक सदिश है और एकांक सदिश का जो मापांक होता है, आपका मैग्नीट्यूड होता है, मॉडुलस होता है, वो एक होता है। कल आप पढ़े थे, एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर का मापांक हमेशा एक होता है। तो ये साइन थीटा तो साइन थीटा रहेगा, और n कैप का क्या हो जाएगा, 1। तो ये आपका यहाँ से n कैप एलिमिनेट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a क्रॉस b अपॉन वेक्टर a का मॉड इंटू वेक्टर b का मॉड। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि अब हम लोग बढ़ चले हैं आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर का जो फीडबैक है, जो बाउंड्री है, वो हम आपके दिमाग में सेट कर पाए हैं, और अब हम चीज़ें और आगे बढ़ाते हैं। तो फिर से देख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, जिसको हम सदिश गुणन कहते हैं, ठीक है, वो एक सदिश राशि होती है। हमने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया भी और देखा हमको एक वेक्टर के रूप में ही आंसर मिल रहा है। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, एक अदिश राशि मिलता है हमको डॉट प्रोडक्ट करने के बाद। हमने देखा a क्रॉस b बराबर मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा n कैप। n कैप क्या होता है, क्योंकि हमको पता है कि जब हम a क्रॉस b निकालते हैं तो हमें जो वेक्टर मिलता है वो लंबवत होता है किसके, a के भी और b के भी। इसका मतलब जो n कैप है हमारा, ये आपको समझना है, ये एक एकांक सदिश होता है, और वो a क्रॉस b की दिशा में एकांक सदिश होता है। a क्रॉस b की दिशा में एकांक सदिश होता है। कल हमने बताया था a की दिशा में एकांक सदिश निकालना a अपॉन मॉड ऑफ a, तो a क्रॉस b की दिशा में एकांक सदिश निकालना a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। ये हमारा n कैप हो गया। उसके बाद हमने दोनों ओर मॉड ले लिया तो ये बना, और हमने यहाँ से साइन थीटा की जो है वैल्यू निकाल ली, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। आप एक चीज़ ये भी देखिए कि अगर a और b इस तरीके से दिए गए हैं तो हम a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, i j के लिख के, और फिर पहले वाले वेक्टर के जो हमारे गुणांक है i j के वो, और फिर दूसरे वाले वेक्टर में जो गुणांक है i j के वो लिख लेंगे। तो ये चीज़ आप समझे होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब a क्रॉस b बराबर हम लोग ये फार्मूला तो जान चुके हैं कि इस फार्मूले की बात कर रहे हैं, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा n कैप होता है। तब क्या हो, जब हमारा a क्रॉस b अगर मान लो 0 हो जाए। अब अगर ये 0 हो जाएगा तो इधर क्या रखोगे, 0, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा और n कैप। ये सारी चीज़ें 0 के नीचे भेज दोगे तो फाइनली साइन थीटा बराबर क्या मिला, 0, यानी साइन 0 है ना, तो थीटा का मान क्या मिल गया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो वेक्टर a और b हैं और उनका हम लोग कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट करने का पर हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो हम a और b के बारे में क्या बता सकते हैं, a और b किस टाइप के होंगे। भाई 0 तब मिलेगा जब कोण 0 होगा, और कोण 0 बीच में तब होगा जब दोनों वेक्टर या तो एक दूसरे के बिल्कुल रेखा में होंगे या तो समांतर होंगे, अर्थात उनके बीच
कोई कोण नहीं बनेगा, अर्थात 0 अंश का कोण बनेगा, तो वो क्या होंगे, समांतर होंगे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए समांतर होता है वेक्टर बी के। याद रखो, जब आप ए डॉट बी करते थे और अगर 0 मिलता था तो वहाँ पर क्या हो जाता था, वेक्टर ए वेक्टर बी के लंबवत हो जाता था। और अब आप ए क्रॉस बी कर रहे हो, ए क्रॉस बी करने पर अगर आपको 0 मिल रहा है तो अब आप क्या कह रहे हो कि वेक्टर ए वेक्टर बी के समांतर है। दोनों चीज़ों में फ़र्क करते हुए आपको चलना है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं सदिश यानी वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के व 3j माइनस के लंबवत। अब 3 प्रश्न हमने एक ही में कर दिए, वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। लंबवत सदिश ज्ञात करो, है ना, या कह सकते हैं के तल के लंबवत, बात वही होगी, सदिश ज्ञात करो। लंबवत एकांक सदिश ज्ञात करो। इन दोनों के लंबवत एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका 5 इकाई परिमाण हो। तो क्वेश्चन एक ही टाइप का है, बस मात्रा बढ़ गई है। अब अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई सदिश ए है और कोई सदिश बी है, जब हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है, यहाँ से जो भी आंसर मिलता है वो क्या होता है, ये जो है ये इन दोनों के लंबवत होता है। ए क्रॉस बी करने पर जो आंसर मिलेगा वो ए और बी दोनों के लंबवत होगा या ए और बी के तल के लंबवत होगा, बात वही है। तो अब वही चीज़ तो कह रहे हैं, अगर हम इसको वेक्टर ए मान लें, इसको हम वेक्टर बी मान लें, तो कह तो रहे हैं कि उसके लंबवत सदिश ज्ञात करो। इसका मतलब हम क्या निकालें, ए क्रॉस बी निकालें। आपको प्रश्न पढ़ के ये समझना जरूरी है कि क्या निकालना है। देखिए, है वेक्टर करना आसान है, पर यही करना है ये जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ए और बी के लंबवत सदिश अगर हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, हम ए क्रॉस बी निकालेंगे सबसे पहले। और ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, आई जे और के लिख देंगे यहाँ पर। इसके गुणांक लिख देंगे 2 माइनस 1 और 1। इसमें आई है ही नहीं तो आई का गुणांक 0 और जे का 3 और के का -1। अब आप देखिए, जब आप सॉल्व करने जा रहे हो तो आई आपने बाहर निकाला, ये कटा -1 1 3 और -1, फिर माइनस जे लगाया। जब आप ये ऐसे काटोगे, इसको ऐसे काटोगे तो 2 1 0 -1 बचेगा, 2 1 0 -1 बचेगा। फिर आप के लगाओगे तो आपका देखो क्या बचेगा, जब आप के लगाओगे तो ये कटा और ये, तो 2 -1 0 3, 2 -1 और 0 3। अब आप इसको सॉल्व करो, -1 गुणे -1 प्लस का 1 है ना, प्लस का 1 और ये आएगा प्लस का 3, लेकिन चिन्ह इसमें उल्टा लेते हैं, इस वाले गुणा में उल्टा चिन्ह लेते हैं। माइनस जे कैप लिखा हुआ है, -2 आया और ये 0 हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं, इसका 0 प्लस हो चाहे माइनस हो, वैसे तो माइनस ही होगा यहाँ पर। और ये के कैप है तो 6, और देखो ये 0 का गुणा कर दोगे तो फिलहाल वो 0 हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए, तो अब ये बचा माइनस का 2i कैप और माइनस प्लस का 2j कैप और प्लस का 6k कैप। ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी, यानी पहला आंसर हमको मिल गया। यानी ये जो वेक्टर है, ये जो सदिश है, ये इसके और इसके तल के लंबवत होगा या ये सदिश इन दोनों के लंबवत होगा। हमारा पहला आंसर मिल चुका। दूसरा क्वेश्चन कह रहे थे कि सदिश इसके और इसके लंबवत एकांक सदिश ज्ञात करो। लंबवत सदिश ज्ञात करना था तो ये है। अगर एकांक सदिश ज्ञात करना है तो सदिश तो हमने निकाल लिया, अब उसका एकांक सदिश निकालने का तरीका क्या है भाई। एकांक सदिश निकालने का तरीका क्या होता है, आपको पता है, एन कैप बराबर जो सदिश आपका निकला है ए क्रॉस बी वाला, भाई ए क्रॉस बी अभी आपको बताया था ना, और उसी में ए क्रॉस बी में आप किसका भाग कर दो, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का। किसी भी सदिश का अगर एकांक सदिश निकालना है तो उसमें उसके मॉड का भाग करते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर -2i कैप प्लस 2j कैप है ना, और प्लस 6k कैप में हम डिवाइड किससे कर देंगे, इसी के मापांक से। और इसका मापांक क्या होने वाला है, देखो -2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। तो ये देखो कितना हो जाएगा, -2 का वर्ग 4, 4 और 36, 4 4 8 और 36 कितना हो जाएगा, 44। कितना हो जाएगा, 44। 44 को लिख सकते हो 11 गुणे 4, लिख सकते हो 11 गुणे 4, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो फिलहाल 2√11 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। तो अब इसको आप अलग अलग ऐसे करके लिख दो, कैसे, -2/2√11 आई कैप है ना, प्लस 2/2√11 जे कैप और प्लस 6/2√11 के कैप। अब 2 से भाग कर दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ भी क्या बचेगा, 1 बचेगा है ना, और यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। ये फाइनली आपको मिल गया एकांक सदिश। तो पहला आंसर जो था इसके लंबवत सदिश मिला, दूसरे में एकांक सदिश निकालना था तो जो सदिश आया उसी का हमने एकांक सदिश निकाल दिया, ठीक है। और तीसरा कह रहे हैं 5 इकाई परिमाण वाला सदिश बताओ, यानी इसके और इसके लंबवत भी हो और उसका परिमाण क्या हो, 5 इकाई। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन जब हमने किया है तो हमने निकाला है इसके और इसके लंबवत एक एकांक सदिश निकाला है। ये
और एकांक सदिश चूंकि ये है तो इसका मतलब इसका परिमाण कितना है, इसका परिमाण कितना है, 1। यूनिट वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो इसका परिमाण 1 है। अब हमसे कह रहे हैं भैया 5 परिमाण वाला बताओ, तो क्या हम इसमें 5 का गुणा करके आंसर नहीं निकाल लेंगे। अगर हमसे कह देते 6 इकाई परिमाण वाला बताओ तो हम क्या कर देते, इसमें 6 का गुणा कर देते। अगर हमसे कोई कह देता 10 इकाई परिमाण वाला बताओ तो 10 का गुणा कर देते। कोई कह देता 1/2 इकाई परिमाण वाला बताओ तो 1/2 का गुणा कर देते। फिलहाल क्या कह रहे हैं, 5 इकाई परिमाण वाला बताना है, तो आपको क्या निकाल देना है। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्चुअली क्वेश्चन में कह रहा है कि आप 5n निकालो, और n पता है 5 का गुणा कर दोगे हर एक में, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो मुझे लगा क्या, मतलब आ ही जाना चाहिए समझ में। आप लोग टीचर्स हैं, बच्चे नहीं हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं और फिर कुछ और प्रश्न लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के दिया है, वेक्टर बी बराबर आई प्लस 2j प्लस 3 के दिया है, और अब आपसे कह रहे हैं ए प्लस बी व ए माइनस बी के लंबवत। अब 2 क्वेश्चन हमने कर दिए, एकांक सदिश बताओ और 3 इकाई परिमाण वाला सदिश बताओ। तो हम भैया एकांक सदिश निकाल लेंगे और उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 3 इकाई वाला हो जाएगा। भाई एकांक सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 3 इकाई परिमाण वाला बताओ। तो जब हमें अगर पता है कि एक पेन की कीमत 3 रुपये है तो 3 पेन की क्या होगी, 3 × 3। तो वैसे ही एकांक सदिश अगर ये है तो 3 इकाई वाला यानी 1 परिमाण वाला ये है, तो 3 परिमाण वाला कितना हो जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे। फिलहाल हमारा जो मेन गोल है वो क्या है, एकांक सदिश निकालना, क्योंकि ये तो उसके बाद हवा में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी व ए माइनस बी के लंबवत निकालना है। इसका मतलब अल्टीमेटली आपको क्या करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के लंबवत सदिश निकालना है। कभी भी 2 वेक्टर के लंबवत सदिश निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। सबसे पहले हमको किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, हमको ज़रूरत पड़ने वाली है a प्लस बी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, देखो 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये तो हो जाएगा। और a माइनस बी कितना हो जाएगा, देखो a माइनस बी तो 0 ही हो जाएगा, भाई i से i घट जाएगा, j में 2j जाएगा तो माइनस j बचेगा और माइनस 2k बचेगा। यही तो हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट। और क्यों, क्योंकि हमें a प्लस बी और a माइनस बी के लंबवत सदिश चाहिए। जब लंबवत सदिश निकाल लेंगे तब उसका एकांक की बात करेंगे, एकांक निकालेंगे जाके। ठीक है, तो अब आप देखो, आपको तरीका पता है, i j और के लिख देते हैं। उसके बाद देखो इसके गुणांक 2 3 4 हैं, लिख दिया, और इसके गुणांक i वाला तो है नहीं तो 0 हो गया, j का -1 और k का -2 हो गया। अब आप देखो जब इसको आप सॉल्व करने बैठोगे तो i बाहर निकालोगे, i बाहर निकलेगा तो ये गया, क्या बचा 3 4 -1 और -2। देखो यहाँ पर गलती मत करिएगा भैया, गलती होने का बहुत चांस होता है, इसलिए बहुत रिलैक्स होकर काम करिएगा। यहाँ से दूसरा माइनस का निकलता है तो अब ये माइनस हो जाएगा, अब ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो बचा 2 0 और आपका 4 -2 है ना, और प्लस k कैप। अब देखिए ये कैंसिल तो क्या बचा 2 3 0 -1। जो चीज़ बाहर निकालते हैं उससे एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन खींच देते हैं, जो कट जाता है वो काट देते हैं, जो बचता है वो लिख लेते हैं। देखिए अब ये क्या हो गया, देखिए आई कैप, अब ये क्या बचा, इसका इससे पहले गुणा करेंगे, पहला गुणा ये वाला होगा, तो जो आंसर आएगा वो लिख देंगे, और फिर गुणा ये वाला होगा, है ना, और जो आंसर आएगा उसका उल्टा चिन्ह ले लेंगे। तो -4 आया लेकिन उल्टा चिन्ह लेंगे तो +4 हो जाएगा। माइनस j कैप है, अब देखिए -4 हुआ और ये तो 0 ही हो जाएगा, और प्लस k कैप है और ये आपका कितना हुआ -2 हुआ और ये आपका 0 हो जाएगा, 0 × 3। अब आप देखिए कितना हो गया, फिलहाल माइनस का 2i कैप और प्लस का 4j कैप, भाई माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का 2k कैप, ये आपका क्रॉस आ गया। अगर आपसे कहते कि a प्लस बी व a माइनस बी के लंबवत सदिश बताओ तो आंसर इतना था। अब कह रहे हैं लंबवत एकांक सदिश बताओ, तो सदिश ये है, अब इसी का एकांक निकाल दो। किसी सदिश का एकांक निकालने का तरीका क्या होता है, उसी में आप किससे भाग कर दो, उसी के मॉड से भाग कर दो। ये तरीका तो अभी आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। तो आप इसके मॉड से भाग कर दो। इसका मॉड कितना हो जाएगा, देखो इसका मॉड हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। तो अब हम निकालना चाह रहे हैं एक्चुअली n कैप, एकांक सदिश। तो अब ये देखो क्या हो जाएगा, -2i प्लस 4j है ना, -2k, इसको यहीं सॉल्व कर लेंगे। ये 4 हो जाएगा, 4 और ये 4 8 और 16 24, डायरेक्ट समझ गए, ये 24, और 24 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3, यानी ये चीज़ तो बाहर आ जाएगी और अंदर बचेगा 6, 2√6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2√6 लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या। तो ये आपका आ गया एकांक सदिश, ये आपका आंसर हो गया, है ना।
अलग अलग कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा भाई, अलग अलग आप कर दो चाहो तो। देखो डायरेक्ट हम कर रहे हैं, जब इसमें इसका भाग करेंगे, देखो ध्यान से 2√6 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 1√6 बचेगा। जब इसमें 2√6 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 2/√6 है ना, और जब इसमें 2√6 से भाग करेंगे तो 1/√6 ये हो जाएगा। तो ये हमारा एकांक सदिश हो गया। अब हमसे कह रहे थे 3 इकाई वाला बताओ, तो भैया 3n कैप निकाल दो। इसमें फाइनली पूरा जो कुछ भी है हमारा, ये जितना भी है जो आया है, देखिए ये है कुछ आया है, इसमें किसका गुणा कर देंगे 3 का गुणा कर देंगे। जैसे -1/√6 था प्लस 2/√6 था और i कैप है और ये j कैप है और -1/√6 और ये k कैप है। अब आप 3 का गुणा कर दो या चाहे इसे लिख दो, तो ये आपका आंसर हो गया। कभी भी आपको 2 सदिशों के लंबवत सदिश चाहिए, क्रॉस कर दीजिए। एकांक सदिश चाहिए, क्रॉस करने के बाद जो है उसका एकांक निकाल दीजिए, और अगर कुछ परिमाण वाला बताएं तो एकांक में उसका गुणा कर दीजिए। अब इस चीज़ को यहीं रोक के कुछ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, i क्रॉस i हो, चाहे j क्रॉस j हो, चाहे k क्रॉस k हो, उसमें कैप में i कैप क्रॉस k कैप, j कैप क्रॉस j कैप, k कैप क्रॉस k कैप, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। चलिए करके देख लेते हैं। जैसे i कैप क्रॉस i कैप है तो a क्रॉस b का क्या होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ i कैप मॉड ऑफ i कैप, है ना, ये तो हो जाएगा। और साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा n कैप। ठीक है, अब आप देखो दोनों ओर क्या कर लो, मापांक ले लो। दोनों ओर मापांक ले लोगे तो अब आपका क्या हो जाएगा, देखो मापांक i क्रॉस i कैप का कितना हो जाएगा, या एक मिनट रुकना, ये नहीं। अब देखो i का मापांक क्या हो जाएगा 1। आपको पता है ये एकांक सदिश होता है, x अक्ष के अनुदिश i कैप जो होता है वो एकांक सदिश होता है, उसका मापांक फिर 1 होगा और इसका भी क्या होगा 1 होगा। ये साइन थीटा है। अच्छा, ये जो n कैप की हम बात कर रहे हैं ये भी क्या होता है, ये एकांक सदिश होता है a क्रॉस b की दिशा में। ये एक्चुअली दिशा बताने का काम करता है, तो इसलिए इस n कैप का यहाँ कोई अभिप्राय रहा नहीं। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से कि 1 × 1 यानी ये क्या हो गया आपका साइन थीटा हो गया। और ध्यान से देखो अगर कि थीटा क्या होगा, 2 समान वेक्टर हैं, एक ही वेक्टर हैं दोनों, उनका क्रॉस करें तो उनके बीच में कोण भी क्या रहा होगा 0। तो फाइनली आंसर आपको क्या दे देगा 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये n कैप अगर आप नहीं भी समझे हो रखा भी है तो आप क्या करोगे, जब साइन 0 0 हो जाएगा तो पूरा 0 नहीं कर देगा। तो इसी तरीके j क्रॉस j और k क्रॉस k क्या हो जाएगा 0। लेकिन अब मान लो हम i क्रॉस j निकालना चाहें, जब i क्रॉस j निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा i का मापांक j का मापांक और साइन और आपका कोण कितना हो जाएगा 90। आपको पता है अच्छे से कि ये i होता है ये और ये j होता है, ये k होता है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए कोण क्या हो जाएगा i हो जाएगा बीच में 90 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब आप देखिए ये n कैप आपका यहाँ बना रहेगा। अब आप देखिए i का मापांक 1, j का मापांक 1, साइन 90 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। बात समझे। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका n कैप। ठीक है, दूसरे तरीके से मैं बता सकता था, अब यहाँ से थोड़ा बताने में दिक्कत होगी, आपको समझाना है मुझे। देखिए जो n कैप होगा, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमको आंसर सिर्फ इतना मिला है, ये चीज़ मिली है ना। और ये चीज़ जो है क्रॉस करने के बाद हमें क्या आंसर मिलता है, हमें इन दोनों के लंबवत मिलता है ना। अब हमको ये पता चल रहा है कि इन दोनों के जो लंबवत है वो क्या है, वो कोई एकांक सदिश है, और इन दोनों के लंबवत जो होगा वो k कैप ही तो होगा। अगर आप ऐसे देखो तो इसको दूसरे तरीके से मैं आपको बता सकता था, ठीक है, लेकिन चलिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और अगर आप नहीं भी समझे हैं तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि i क्रॉस j जो है वो हमेशा क्या होगा k होगा, j क्रॉस k जो है वो हमेशा क्या होगा i कैप होगा, और k क्रॉस i कैप जो है वो हमेशा क्या होगा j कैप होगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये मान लीजिए साइक्लिक ऑर्डर चलता है। सपोज़ मान लीजिए ये i है, ये आपका j है और ये आपका क्या है k है। जब क्रॉस आप करोगे तो साइकिल में ही होगा, जैसे i के बाद j आना चाहिए, कहीं j है तो k आना चाहिए,
और के क्रॉस हो रहा है तो के के बाद आई ही आएगा, और मिलेगा क्या उसके ठीक आगे वाला। जैसे आई क्रॉस जे किया तो आपको के मिल जाएगा, जे क्रॉस के किया तो आपको आई मिल जाएगा, के क्रॉस आई किया तो आपको जे मिल जाएगा। लेकिन अब अगर आपने क्रम पलट दिया, जैसे मान लीजिए आई क्रॉस जे की जगह आपने कर दिया जे क्रॉस आई, तो इसका आंसर मिलेगा तो के ही, लेकिन निगेटिव मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो ये चीज़ आपको समझ लेना ज़रूरी थी। अगर आप ये नहीं समझे कि ये कैसे हो रहे हैं तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है आपको समझने की, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के हमेशा क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, और आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, और के क्रॉस आई बराबर जे। लेकिन अगर साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया हमारा किसी तरीके, तो फिर आंसर हमारा माइनस में हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, तो अब आप देखिए सबसे पहले बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, क्रम है ना, जे के बाद के आता है और के बाद फिर क्या आ जाएगा, देखो साइकिल में आई आ जाता है, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई, और ये आई क्या पहले से आई डॉट आई हो गया, प्लस जे तो पहले से, और आई और के। अब ध्यान से देखना, आई और के कह रहे हैं, जबकि आई के बाद क्या आना चाहिए, जे। तो जब आई के बाद जे आना चाहिए, आई के बाद आना चाहिए जे, लेकिन आई का जे ना आके उल्टा आई के बाद क्या आ गया है, के आ गया है। तो या ऐसे समझिए कि के बाद आई आना चाहिए, के बाद आई आना चाहिए ना, और ये यहाँ आई के बाद के आया है, इसका मतलब इसको हम क्या कर दें, ऐसे माइनस का, अगर ये मान लो के क्रॉस आई होता तो जे ना हो जाता, तो अब आई क्रॉस के तो क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप हो जाएगा, ठीक है, प्लस के कैप आपका ही है, और आई क्रॉस जे क्या होगा, के होता है, ये आप जानते हैं। तो अब आप देखो जरा इन दोनों में, ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, है ना। अब आपको पहले कल से पता है आई डॉट आई क्या होता है, दो समान एकांक सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0, 1, -1 +1, फाइनली आंसर आपको 1 मिल गया। ये हो गया, चलिए ठीक है। अब देखते हैं कुछ और चीज़ें, लेक्चर बड़ा हो रहा है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, पर थोड़ा सा अगर हम लोगों ने मिस किया तो दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ अभी आप जान ही गए होंगे अब तक कि अगर ए क्रॉस बी है कहीं पर, तो उसको माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिखा जा सकता है। ये तो जान गए होंगे आप, क्योंकि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। 100% तो नहीं होता, एक आध केस कहीं हो जाता हो तो हो जाता हो, कोई क्वेश्चन ऐसा पर्टिकुलर ऐसी डिजिट ली जाए, लेकिन जनरल सेंस में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर तो नहीं होते। कैसे बराबर होते हैं, अगर हम माइनस लगा दें तो बराबर होते हैं। इतनी बात आप समझ गए। आप ये भी समझ गए किसी भी वेक्टर का उसी के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, 0 मिलता है। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए जब हम इस तरीके के प्रश्नों को हल करेंगे। तो वो बंटन नियम एक्चुअली होता है क्या, कुछ नहीं, आप सीक्वेंस का ध्यान रखोगे। ए का बी से, यानी ए क्रॉस बी हो गया, और प्लस है तो ए क्रॉस सी हो गया। इसको सी क्रॉस ए ना लिख दीजिएगा, क्रम आप वैसे रखेंगे। प्लस बी क्रॉस क्या हो गया, सी हो गया, और प्लस सॉरी यहाँ क्रॉस होगा क्वेश्चन में, यहाँ पर क्रॉस होगा, और बी क्रॉस ए हो गया। ऐसे ही ये सी क्रॉस ए हो गया, सी का ए से और सी का बी से, ये क्या हो गया, सी क्रॉस बी हो गया। देखिए ये आपका, अब हमको थोड़ा सा सीक्वेंस में करने की कोशिश करेंगे। ए बी और सी इस तरीके से, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ऐसा चले। तो ये ए क्रॉस बी तो हमारा ठीक है। ए क्रॉस सी है, इसको माइनस का सी क्रॉस ए लिख सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत इससे आपको नहीं। बी के बाद सी ठीक है, सीक्वेंस में है। बी के बाद ए गलत है, इसको माइनस का ए क्रॉस बी लिख ले तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा। सी ए ठीक है, सी के बाद ए आ रहा है, और सी बी नहीं, इसको बी सी होना चाहिए, तो माइनस का बी क्रॉस सी हो गया। अब ये सी ए नहीं, एक्चुअली क्रॉस लगाना भूल गए, सी क्रॉस ए ऐसा। अब आप देखो ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी कटा, सी क्रॉस ए से सी क्रॉस ए कटा, बी क्रॉस सी से बी क्रॉस सी कटा, फाइनली आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। इसका करते हैं, ए क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का ए क्रॉस बी हो जाएगा। इसका जब इससे करोगे तो माइनस का बी क्रॉस ए हो जाएगा, और फिर जब इसका आप इसके साथ करोगे तो माइनस का
बी क्रॉस बी हो जाएगा। अब आप देखिए ए क्रॉस ए, किसी भी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस हमेशा क्या देगा, जीरो। किसी भी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस हमेशा क्या देगा, जीरो। ये क्या बचा आपका, ए क्रॉस बी, है ना। ये क्या बचा, ए क्रॉस बी माइनस का बी क्रॉस ए। अब आप बी के बाद ए आ रहा है तो आप इसको क्या करो, ए के बाद बी कर दो, तो चिन्ह पलट दो, माइनस है तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस का नहीं हो जाएगा, प्लस का ए क्रॉस बी। तो इसको आप लिख सकते हो, दो बार सेम चीज़ जुड़ रही है तो 2 और ए क्रॉस बी लिख सकते हो। इसमें क्या आपको कोई समस्या है, कोई आपको परेशानी है, नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए 3 प्रश्न बोर्ड पर हैं, इनको भी करते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है लेक्चर, ये ज़रूर बता दीजिएगा आप। और ज़रूरी नहीं कि आप तारीफ़ ही करें, आपको बुरा लगे तो आप कमेंट में सामने जाके लिखिए कि सर ये चीज़ थोड़ा कम समझ आई। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरी तारीफ़ करें कि नहीं सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है मैं अपने आप को थोड़ा कुछ समझने लग जाऊँ, पर नुकसान मेरा कुछ नहीं होगा। अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और अगर आपको लगता है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, अगर मैं कुछ चेंज करूँ, तो आप वो ज़रूर बताइए। अब कह रहे हैं यदि ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी है और ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब कह रहे हैं देखो ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी है, ध्यान से देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है। अगर हम इसको इधर ले आएँ तो माइनस बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम वेक्टर ए यहाँ से निकालें, ऐसे ही तो रहा होगा भाई, डॉट प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत होती नहीं, ठीक है, बराबर 0 रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो वेक्टर ए 0 रहा होगा, या तो बी माइनस सी 0 रहा होगा, या तो ये 0 रहा होगा तो इस 0 से गुणा होकर ये पूरा 0 हो गया होगा, या ये 0 रहा होगा 0 से गुणा होकर ये पूरा 0 हो गया होगा, ठीक है। या तो देखो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, या तो वेक्टर ए बी माइनस सी के साथ क्या रहा होगा, लंबवत रहा होगा। बात आप यहाँ पे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो वेक्टर ए 0, यहाँ से आपको क्या मिल गया, वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। ध्यान से देखो 3 केस बन रहे हैं। तीसरा केस क्या बन रहा है भाई, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तब होगा जब वो आपस में लंबवत होंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट 0 तब होगा जब वो समांतर होंगे। फिलहाल डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, वो तब होगा कि जब वेक्टर ए लंबवत होगा बी माइनस सी के। ये बात आप क्लियर हुई कि नहीं। यहाँ से आपको 3 कंडीशनें निकल के आई। अब आप देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी साथ में दिया था ना, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी था, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अच्छा ये ऐसे ही तो रहा होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी माइनस सी ऐसे ही तो रहा होगा, तभी तो जब अंदर आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया होगा तो ये चीज़ आ गई होगी, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अब आप देखो यहाँ से क्या निकल रहा है, वेक्टर ए भाई 0 के बराबर हो गया, या वेक्टर बी माइनस सी 0 के बराबर हो गया। या देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तब होगा जब वो दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, वो दोनों वेक्टर आपस में समांतर होंगे। ये 3 कंडीशन आपको समझ में आएगी नहीं। क्रॉस 0 तब होता है जब समांतर होता है। अब यहाँ से b बराबर क्या आ गया, c। अब देखो जरा ध्यान से, कह रहे ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो देखो यहाँ से आपको 3 कंडीशन ये वाली मिल रही, पहली दूसरी तीसरी, और इस वाले से 3 कंडीशन ये मिल रही, पहली दूसरी तीसरी। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए a बराबर 0 a बराबर 0, b बराबर c b बराबर c यहाँ मिल रही, लेकिन यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो रहा है a b माइनस सी के साथ, और यहाँ a b माइनस सी के साथ समांतर हो रहा है। इसलिए ये वाली कंडीशन तो दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये वाली इसको करेगी, ये वाली इसको करेगी, लेकिन दोनों को सेटिस्फाई वह लगाए ना, या और लगाओ, तो दोनों को सेटिस्फाई कौन सी कर रही, ये दोनों कर रही। इसलिए a बराबर 0 और b बराबर c, a बराबर 0 और b बराबर c, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस सी का मॉड है। ए डॉट बी देखो आपको पता है क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर है ना, मॉड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा, ये होता है ए डॉट बी, और उसका मॉड है लगा दिया बराबर। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, है ना, और एन कैप, और इसका मॉड है लगा दिया। अब जब मॉड सब इनटू में है ना, तो जब मॉड सब अलग अलग होगा तो देखो वेक्टर ए के मॉड का मॉड वही रहेगा, वेक्टर ए ही रहेगा, है ना, कोई समस्या आपको। ये क्या रहेगा, बी ही रहेगा, या इसको ऐसे ही लिखा रहेगा। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे हम इसको ऐसे लिखें चाहे हम इसको ऐसे लिखें, एक ही बात होती है। किताबों में कभी बार ऐसे भी लिखा रहता है, तो इसलिए उससे परेशान ना होना। वेक्टर बी का मॉड कॉस थीटा का मॉड कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही
यहाँ पर ये आपका ए का मॉड, बी का मॉड और साइन थीटा का मॉड साइन थीटा ही होगा। एन कैप का मॉड यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एकांक सदिश होता है एन कैप, और एकांक सदिश का हमेशा मॉड यानी मापांक यानी कि समझ रहे हैं ना क्या, मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। अब आपको बचा कॉस थीटा बराबर यहाँ से साइन थीटा। अगर ये इसके नीचे ले जाओ तो क्या बचेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। ये क्या हो गया, एक्चुअली टेन थीटा, और टेन थीटा मान किसका 1 होता है, 45 का। थीटा बराबर क्या आ गया, π/4। आपको 20 का कोण बताना था, आपने बता दिया। यदि ए और बी एकांक सदिश है, ए और बी एकांक सदिश है, इसका मतलब अब आप ये चीज़ तो समझ ही गए, मॉड ऑफ ए 1 होगा, मॉड ऑफ बी भी क्या होगा, 1 होगा। ये बात इन्होंने बता दी। यदि ए और बी एकांक सदिश हैं तो अब आपको इसका मान बताना है। ए क्रॉस बी, देखिए ए क्रॉस बी क्या होगा, ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा और एन कैप, ये तो होगा। और उसका मॉड लगा है, मॉड लगा दो, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो। बात समझे? चलिए इधर देखो, प्लस ए डॉट बी क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा। डॉट का तो आपको पता ही होता है, मॉड लगा है, लगा दो स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो आपको बतानी ही बतानी है। अब आप देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या है, 1, क्योंकि कहा था ए और बी एकांक सदिश है, तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। साइन थीटा ऐसे लिखा रहेगा। एन कैप, एन कैप भी एकांक सदिश होता है, एन कैप भी एकांक सदिश होता है, और जब मॉड बाद आगे जाके खुलेगा, है ना, या इसको भी ऐसे रखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा बराबर, यहाँ से देखो ये प्लस, ये भी ए का मॉड 1 और ये क्या है, कॉस थीटा, और ये स्क्वायर है। तो अब ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना भाई, साइन थीटा ऐसे इंटू एन कैप, ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। और ये एन कैप जो होगा इसका मापांक 1 हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, इसलिए ये हट गया अपने आप। अब देखो प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा का स्क्वायर। अब साइन थीटा का मापांक निकालोगे तो साइन थीटा निकलेगा, स्क्वायर करोगे तो सेम चीज़ इसके साथ, और इसका वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा महसूस हो रही होगी आपको। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। चलिए देखते हैं। ए क्रॉस आई का स्क्वायर, ए क्रॉस जे के मापांक का स्क्वायर और ए क्रॉस के मापांक का स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है। अब ये जो ए भाई साहब है ये क्या है हमें नहीं पता, नहीं पता तो क्रॉस कैसे निकालें। तो हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं वेक्टर ए को मान लेते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, मान सकते हैं। अब अगर हम ए क्रॉस आई निकालना चाहें, ए क्रॉस आई निकालना चाहें तो कैसे हो सकता है। देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना भाई, देखो अगर ध्यान से समझो, ए क्रॉस आई निकालना चाह रहे हैं तो ए की वैल्यू तो एक्चुअली ये हो गई है ना, और ए क्रॉस आई का मतलब क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस किसके साथ, आई के साथ। आई तो ऐसे लिखा रहेगा, जे वाला है नहीं तो 0j प्लस 0k ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं। तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर हम लिख लेंगे i, j और k, और ये हो गया A1 A2 और A3। यहाँ क्या हो गया 1 0 0। बात समझ में आई कि नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका तो आपको पता ही है। अब आप देखो जब i बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा A2 A3 0 0, माइनस j बाहर निकालोगे, ये गया तो क्या हो जाएगा A1 A3 1 0। फिर आप प्लस का k कैप बाहर निकालोगे तो ये गया और A1 A2 1 0 हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, जब आप इसको सॉल्व करोगे, कुछ मिस्टेक हुई, आई बाहर निकाला तो ये गया A2 A3 0 0 होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो ये 0 भाई, 0 गुणा इससे करो 0 हो जाएगा, इससे करो 0 हो जाएगा, फाइनल 0 का गुणा आई से करो तो 0, ये तो पूरा 0 हो गया। माइनस जे कैप है, इसका गुणा 0 से करो तो 0 हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो A3 आएगा, लेकिन ये वाला गुणा निगेटिव लेते हैं तो माइनस का A3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के कैप है, अब देखो जरा ध्यान से क्या आने वाला है, ये तो 0 हो जाएगा और माइनस का A2 हो जाएगा। फाइनली आपको क्या मिला, माइनस का A3 जे कैप और माइनस का A2 के कैप, ये आपको मिल गया ए क्रॉस आई। तो अब अगर यहाँ से मॉड ऑफ ए क्रॉस आई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का मापांक, और दोनों का मापांक क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर माइनस A3 का स्क्वायर और प्लस माइनस A2 का स्क्वायर। फाइनली आपको मिल गया A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर।
इतनी बात आपको समझ में आई। और अब अगर हम इसके मापांक का वर्ग निकालेंगे भाई, जहाँ हमें प्रश्न में ज़रूरत है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से जब आप निकालोगे a क्रॉस j, यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि जब आप a क्रॉस j निकालोगे, a क्रॉस j निकालोगे, है ना, a क्रॉस j के मापांक का वर्ग निकालोगे, तो देखो जब a क्रॉस i निकाला, जब a क्रॉस i निकाला तो a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आया, यानी j और k के गुणांकों के वर्गों का योग आया। जब आप a क्रॉस j निकालोगे, जब a क्रॉस i निकाल रहे थे तो i वाला गुणांक गायब हो गया था, जब a क्रॉस j निकालोगे तो j वाला गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसी से आप आइडिया लगा सकते हो, चाहो तो आप करके देख लो। और वैसे ही जब a क्रॉस k निकालोगे, k कैप का वर्ग निकालोगे मापांक का, तो k का गुणांक क्या है, a3 गायब हो जाएगा और क्या बचेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। बात समझ में आई आपको? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है। अब आप इन तीनों का योग निकालोगे, तो ये प्लस ये, तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका, 2 बार a1 2 बार a2 2 बार a3 का वर्ग का योग है, तो 2a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। भाई आप इसको जोड़ोगे तो यही आने वाला है, या तो ये आंसर होगा और या तो 2। अब देखो ज़रा, आपने क्या माना था, ध्यान से देखो। अगर आपने माना था a बराबर ये चीज़ मानी थी, a बराबर ये चीज़ मानी थी ना, ये हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे, समझाने के लिए लिखा था। a बराबर ये चीज़ आपने मानी थी, ये आपने माना था। अब यहाँ से अगर आप निकालोगे मॉड ऑफ a क्या हो जाएगा, लाइट गई, ओह चलिए, बीच में लाइट ने डिस्टर्ब किया। देखिए हम लोग कहाँ तक थे, ओ हाँ, ये चीज़ तो निकाल चुके थे, 2a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। और ये अगर देखें तो एक्चुअली ये क्या है, ये मॉड ऑफ a है। a बराबर हमने ये माना था, इसका मॉड निकालोगे तो यही चीज़ निकलेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हमें क्या मिला, 2 मॉड ऑफ a। अच्छा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा इसे नोट भी करना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं ताकि चीज़ें ज़्यादा हैं और लेक्चर बड़ा हो रहा है, और ऐसा सोच रखा है कि इसी वीडियो में से ख़त्म करना है। आपको मॉड ऑफ a दिया है, मॉड ऑफ b दिया है, मॉड ऑफ a क्रॉस b दिया है, आपको a डॉट b बताना है। देखिए a डॉट b बताते समय आपको ज़रूरत किसकी पड़ने वाली है, आप सोचो, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b और कॉस थीटा फार्मूला होता है कि नहीं होता है इसका। मॉड ऑफ a पता है, मॉड ऑफ b पता है, आपको ज़रूरत पड़ने वाली कॉस थीटा की। ये आपको कहीं से पता चल जाए तो आप ये बता दोगे। कॉस थीटा कहाँ से पता चलेगा? अब आप सोच रहे हो कि ये मॉड ऑफ a क्रॉस b भी दिया है तो किसी काम के लिए दिया होगा। देखिए मॉड ऑफ a क्रॉस b क्या होगा, सबसे पहले तो देखो a क्रॉस b क्या होता है। a क्रॉस b होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, है ना, और साइन थीटा और एन कैप। जब इधर मॉड लगा दोगे तो साइन में मॉड लगाने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एन कैप में एन कैप 1 हो जाएगा, क्योंकि एकांक सदिश का मॉड 1 हो जाता है। और मॉड ऑफ ए का मॉड ऑफ ए रहेगा और ये वही रहेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपका। अब आप देखिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, 35, मॉड ऑफ ए कितना है, रूट 26, और मॉड ऑफ बी कितना है, 7, यहाँ साइन थीटा। देखो ये क्या होगा, 35 बटा ये आ जाएगा 7 इंटू रूट 26 बराबर साइन थीटा, 7 पन्ना 35, यानी साइन थीटा बराबर हो गया 5 बटा रूट 26। यहाँ से आपको कॉस थीटा निकालना है क्योंकि ज़रूरत पड़ रही कॉस थीटा की। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 माइनस 25 बटा 26, ये तो हो जाएगा, यानी 25 बटा रूट 26, नहीं कुछ गलत हो रहा है, 1 माइनस 25 बटा 26 होगा। क्यों कि 5 के स्क्वायर 25, रूट 26 के स्क्वायर 26, और इसको करोगे तो 26 माइनस 25 1 बटा 26, ये हो गया कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। एक्चुअली कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस थीटा यही हो गया 1 अपॉन, ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन रूट 26। तो अब आप देखो ए डॉट बी बताना था, मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, रूट 26, मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 7, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट 26। ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर मिल गया आपको 7। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखिए आपको बताना है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और देखिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ये क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा, ये तो होता है। आपको चाहिए साइन थीटा क्योंकि मॉड ऑफ बी तो पता है। अब आपको ए डॉट बी पता है, तो ए डॉट बी पता है, ये ए डॉट बी होता है क्या एक्चुअली, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा बराबर 12, ये कितना है 10, ये कितना है 2 गुणे कॉस थीटा बराबर 12,
कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 12/10 गुणे 2, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। कॉस थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर निकालोगे तो 4/5 आएगा, निकाल के देख लेना। 1 माइनस भाई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करोगे 4/5 ही आएगा। ठीक है, अब साइन थीटा 4/5 हो गया। आपको चाहिए क्या था मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या होता है अभी हमने आपको लिख के बताया, ये होता है। तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए हो जाएगा 10, मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा 2, और साइन थीटा निकला 4/5। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 चौको 16, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके के अगर आपको प्रश्न मिलते हैं तो आप इनको बड़ी आसानी से इस तरीके से हल कर दोगे। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं त्रिभुजों का क्षेत्रफल और चतुर्भुजों का अब देखिए यहाँ पर ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं कि किसी त्रिभुज का आपसे क्षेत्रफल पूछेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, अगर कोई त्रिभुज है हमारा इस तरीके से, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये आपका ए बी और सी है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका ए बी सदिश है और ये मान लीजिए कोई ए सी सदिश है। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल बताना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको कोई दो भुजाएं पता होनी चाहिए, त्रिभुज की दो भुजाएं पता होनी चाहिए, ना कि शीर्ष। तो जब दो भुजाएं पता होंगी, जैसे मान लीजिए ए बी और ए सी पता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मॉड करोगे और उसका आधा कर दोगे, यानी हाफ मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी या बी सी क्रॉस ए बी, जो भी आपका आएगा, मतलब जो भी भुजा दी होगी उसका आप क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मापांक निकालोगे और आधा कर दोगे। ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन समझिए, यदि किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं ए बी और ए सी के स्थित सदिश, पोजीशन वेक्टर आपको दिए गए, ए बी और ए सी के स्थित सदिश दे दिए गए, ये भुजाओं के दिए गए हैं ना कि शीर्षों के। जब भुजाओं के स्थित सदिश दिए गए तो ये आपका क्या हो गया, ए बी बराबर डायरेक्ट का है ए बी के और ए सी के, और ये आपका ए सी बराबर क्या हो गया, ये हो गया। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए आपको ज़रूरत है ए बी क्रॉस ए सी के मॉड की। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए बी क्रॉस ए सी निकाल दोगे। ए बी क्रॉस ए सी निकालने के बाद आप क्या करोगे, ये आई जे और के लिखोगे, और यहाँ पर 2 3 -1, यहाँ पर 1 5 और -4। तो ये देखो क्या हो जाएगा, आई बाहर निकाला, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, ये गया -12 + 5, इसका गुणा करोगे निगेटिव आएगा, उसको पॉजिटिव ले लोगे, क्योंकि इस वाले गुणा में आप डिटर्मिनेंट हल करना जानते होंगे। -j निकालेंगे तो अब ये कैंसिल पूरा और ये कैंसिल, तो ये बचा 2 -1 1 -4, -4 गुणे 2 -8 हो जाएगा, और 1 गुणे -1 होगा, लेकिन ये वाला गुणा प्लस लेते हैं, मतलब अपोजिट साइन लेते हैं। ठीक है, और प्लस के कैप यहाँ पर है, ये कैंसिल 5 दूनी 10 -3, 10 -3, तो ये क्या हो गया -12 और माइनस का 7 आई कैप है ना, और प्लस का 7 जे कैप और प्लस का 7 के कैप, ये हो गया आपका। अच्छा, ये एक ए बी क्रॉस ए सी हो गया। अब मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी क्या हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में तो मॉड की ज़रूरत है ना, तो आप क्या करोगे, √-7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 × 7 का स्क्वायर, भाई -7 का स्क्वायर तो +7 ही होगा, तो आप इसको आप लिख सकते हो 7√3, इसको क्या लिख सकते हो 7√3। तो अब आपका आंसर क्या मिलेगा, अब आपका आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, और इसकी वैल्यू क्या है 7√3 है, तो 7/2√3 ये आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। चलिए, अब अगर कोई हमसे मिस्टेक ना हुई हो, है ना, 2i + 3j - k, 2i + 3j - k, i + 5j - 4k, i + 5j - 4k, ठीक है। तो ठीक है, अब ये हमारा त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। करना क्या है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो आपको वेक्टर दिए होंगे, अगर भुजाओं के दिए हैं तो डायरेक्ट ले लोगे, अगर शीर्षों के दिए हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये इसको मिटा दें, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों
के स्थित सदिश शीर्षों के हैं, स्थित सदिश क्रमशः क्या है, देखिए मान लीजिए कह दिया 1 1 -1, दूसरा कह दिया 1 0 1, थोड़ा और ले लो 2, और तीसरा ले लिया मैंने 3 -2 और 1 मान लीजिए। तो ये हमारा, अब जब शीर्षों के स्थित सदिश कह दिया तो ये इस तरीके से हो गया, और इसको ओ के सापेक्ष देखेंगे हम लोग, याद रखिएगा। तो ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको हम बोलेंगे ओ ए, ओ बी और ओ सी। ये बात हमने कल बहुत अच्छे से बताई थी, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। जब शीर्षों की बात कर देंगे, बिंदुओं की बात कर देंगे, तो अब हमें ए बी निकालना है और अब हमें चाहिए ए सी। और ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकलेगा, आपको बताया था ओ बी माइनस ओ ए करके, है ना, बाद वाले में पहले वाले को घटा देते हैं। और ए सी कैसे निकलेगा, ओ सी माइनस ओ ए करके। ये बात आप समझ लीजिए। तो अब ओ बी क्या होगा, देखिए ओ बी ये है और ओ ए ये है। 1 में 1 घटाओगे तो ये 0, 0 में 1 घटाओगे -1, और 2 में -1 घटाओगे 3, ओ बी माइनस ओ ए हो गया। और ए सी कैसे निकलेगा, ओ सी माइनस ओ ए। तो आप 3 में 1 घटाओगे क्या बचेगा, 2, -2 में -1 करोगे तो -3, और 1 में -1 करोगे तो प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो अब ए बी को आप ऐसे लिख सकते हो -j + 3k, क्योंकि i वाला तो 0 है। और इसको लिख सकते हो 2i - 3j + 2k, ऐसे लिख सकते हो। अब यानी जब शीर्षों के स्थित सदिश देंगे तो आप ओ ए, ओ बी, ओ सी मान के ए बी और ए सी निकालोगे, और फिर आप ए बी क्रॉस ए सी निकालोगे। याद रखिएगा, जो भी आप निकालना, अगर आप ए बी निकाले हो तो फिर ए सी निकालो। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर आपने, या कोई भी दो निकालो, त्रिभुज में तो जो भुजाएं होती है ना वो संलग्न नहीं होती, ये इसके साथ संलग्न रहेगी, ये इसके साथ संलग्न रहेगी, ये आपस में संलग्न रहेगी। कोई भी दो आप निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आई, जे और के आपने लिख लिया, और ये लिखने के बाद क्या मिला आपको, ए बी वाला देखिए आई 0 है, -1 3, और ये 2 -3 और 2। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो देखिए ये आई बाहर आया, बचा क्या, ये वाला इतना पोर्शन बचेगा, -1 3 -3 2, माइनस जे बाहर निकाला, क्या बचा, ये गया, तो 0 3 2 2, और प्लस के बाहर निकाला आपने, क्या बचा, 0 -1 2 -3। अब आप इसे सॉल्व करिए तो ये आई कैप है आपका, ये हो जाएगा -2 + 9, ये वाला उल्टा चिन्ह लेते हैं, माइनस जे कैप है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 -6 हो जाएगा। और यहाँ पर के कैप निकालोगे, ये निकालोगे तो 0 + 3 भाई +2, एक्चुअली 2 एकम 2 माइनस होगा, लेकिन इसमें उल्टा चिन्ह लेते हैं, इसमें वही लेते हैं जो आता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7i कैप + 6j कैप, माइनस का 6 रहेगा और प्लस का 2k कैप। ये हमारा हो गया ए बी क्रॉस ए सी हो गया, है ना। अब इसका मॉड निकालना है तो इसमें मॉड लगा दो, और मॉड का फार्मूला क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 4 40, और ये हो जाएगा √89। ये क्या हो जाएगा, 89 रूट के अंदर। तो अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉड ए बी क्रॉस ए सी, ये तो होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 √89 स्क्वायर यूनिट, याद रखिएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। आज बहुत लाइट परेशान कर रही है, क्या किया जाए। तो ये 1/2 √89 स्क्वायर यूनिट इसका क्षेत्रफल आ गया है। चलिए, लाइट बार बार परेशान कर रही है, तो आप और भी कोई क्वेश्चन कर सकते हो। यानी 3 सदिश आपको दे दिए जाएं, जैसे मान लीजिए 1 1 2 2 3 5, 1 1 2 2 3 5, और मान लीजिए कोई ले लिया 5 5 5, मान लीजिए ये 3 आपको स्थित सदिश दे दिए गए, किसी त्रिभुज की शीर्ष है, आपको बता दिया गया, ये है ना। अब आपसे कहेंगे इसका क्षेत्रफल निकालो, तो ये क्या करोगे, शीर्ष है तो ये ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया, और ये क्या हो गया, ये ओ सी हो गया। अब आप क्या निकालोगे, ए बी निकालोगे। ए बी कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए से निकलेगा। फिर आप कैसे निकाल लो, ए सी निकाल लो। ए सी कैसे निकलेगा, ओ सी माइनस ओ ए से निकलेगा, ओ सी माइनस ओ ए से निकलेगा। तो देखो, ओ ए ये है, ओ बी ये है, ओ सी ये है। अब ओ बी माइनस ओ ए करोगे तो ये माइनस ए कर दोगे, तो अब आपको क्या निकला, क्या आ जाएगा, 1 2 3 इसको इसमें घटाने पर। और ओ सी माइनस ओ ए करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आएगा 4 3 और 4
5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4, 4 4 और 3 यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये ए बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, i प्लस 2j प्लस 3 के, बात समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे इसको लिख लो और फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका मापांक निकाल दो और मापांक निकालने के बाद 2 से भाग कर दो और आपको क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, बस आपको ध्यान क्या देना है, अगर भुजाओं के स्थित सदिश दिए, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, वहाँ पर सीधे डायरेक्ट ए बी और ए सी वो होता है, लेकिन अगर शीर्षों के स्थित सदिश दिए गए तो ओ ए ओ बी ओ सी मान के और फिर ए बी ए सी निकालोगे और फिर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो ये बात आपको समझ में आई। अब सपोज मान लो यहाँ पर त्रिभुज ना होता, यहाँ पर होता समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं ए बी और ए सी हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जब समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे तो हमारा आंसर सिर्फ कैसे निकलेगा, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी से निकलेगा। और त्रिभुज की बात करेंगे तो मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी है ना, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी निकाल के 2 से भाग करेंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। और समांतर चतुर्भुज है तो ए बी क्रॉस ए सी का मापांक निकाल देंगे। याद रखेंगे भुजाएं हमेशा संलग्न होनी चाहिए। संलग्न का मतलब जैसे ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो अगर आप ए बी ले रहे हो तो आप क्या लो, ए डी लो, है ना। अब ए यहाँ पर हमने डी ले लेते हैं, ए डी, बात समझ रहे हैं। और अगर आप ये वाली ये ले रहे हो, बी सी ले रहे हो, तो फिर आपको क्या लेनी पड़ेगी, बी ए लेनी पड़ेगी। मतलब जो भुजाएं होंगी दोनों वो कैसी होंगी, संलग्न होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा उल्टा सीधा लिख दिया है, तो आप लिखिए, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, नोट कर सकते हैं आप, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी से निरूपित हो रही हों तो उनका क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है क्या, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये भुजाएं दे दी हों, ए बी ए सी ए डी कुछ भी दी हो, ठीक है, तो आपको ये पता चला। अब कुछ नहीं, क्वेश्चन लेते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, आपको बता दें, मान लो इन्होंने कहा 2i प्लस 3j माइनस k और i प्लस 2j प्लस k हैं, दो संलग्न भुजाएं हैं, तो आप क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल बताना है, भुजाएं हैं ये, तो डायरेक्ट ये मान लिया हमने ए बी और ये मान लिया हमने ए सी, या ए बी ए सी की जगह आप डायरेक्ट इसको वेक्टर ए मान लो, वेक्टर बी मान लो, संलग्न तो है ही। तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी निकालना आपको पता है। ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी निकालने का तरीका आपको पता है कैसे, आई जे और के लिख लोगे, ये हो जाएगा 2 3 माइनस 1 1 2 1। यहाँ से सॉल्व करोगे है ना, तो ये क्या आएगा, ए क्रॉस बी आएगा। ये क्या आएगा, ए क्रॉस बी आएगा। और ए क्रॉस बी जो कुछ भी आएगा फिर आप उसका क्या निकाल दोगे, मापांक। मापांक निकालने का तरीका क्या होगा, जो कुछ भी आएगा आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, ये तो आपको पता है ना। अब ये सॉल्व करना तो अब तक आप सीख ही चुके होगे, है ना। तो अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम जो है बढ़ता चला जा रहा है, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और अभी टॉपिक बहुत सारे बचे हुए हैं। तो समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है जब दो संलग्न भुजाएं दी गई हों। लेकिन एक चीज़ और बनती है, ये पॉइंट नोट करिएगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि यहाँ पर भुजाएं न देकर उसके विकर्ण दिए हों, उसके विकर्ण मान लीजिए D1 व D2 हों, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1/2 D1 क्रॉस D2, याद रखिएगा। बस देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके हो गए। एक तरीका क्या हो गया, जब भुजाएं दी हों, जब आपको भुजाएं दी होंगी तो आप क्या करोगे, दोनों संलग्न भुजाओं का क्रॉस निकाल के मापांक निकाल दोगे, मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, आंसर मिल जाएगा। स्क्वायर यूनिट में मिलेगा क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। अगर
उसकी भुजाएं ना देकर आपको ये इन दोनों विकर्णों के स्थित सदिश दे दिए जाए तो कोई बात नहीं, आप केवल 1/2 लगा दो और मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 कर दो। कोई समस्या इसमें आपको होनी नहीं चाहिए। सपोज मान लीजिए आपसे कहा किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपके ऐसे हैं 2i + j + 5k और i - j - k, इस तरीके से हैं किसी समांतर चतुर्भुज विकर्ण। तो ये आपका d1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, d2 हो गया। अब उसका आपको क्षेत्रफल बताना है तो सबसे पहले तो आप d1 क्रॉस d2 निकालो। तो d1 क्रॉस d2 निकाल दो, है ना। कैसे निकालोगे, ये i j k लिख दो और d1 के गुणांक क्या है 2 1 5 और इसका क्या है 1 - 1 - 1। ये निकालने के बाद कुछ भी आएगा तो है ही है, बात आप समझ रहे हो, सॉल्व तो कर ही लोगे आप। उसके बाद आप उसका क्या निकाल दोगे, मापांक निकाल दोगे, मापांक निकाल दोगे। अच्छा, फिर क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल फार्मूला हो जाएगा 1/2 मापांक d1 क्रॉस d2 का। तो ये जो d1 d2 का मापांक निकल के आया होगा उसमें 2 का आप भाग कर दोगे तो उस समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। बात आपको समझ में आई। क्वेश्चन आप करोगे, अनसॉल्व में दिए गए हैं, यूथ पब्लिकेशन की बुक है या कोई भी बुक आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसी में सपोज मान लीजिए, देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के 2 तरीके हो गए, एक a क्रॉस b मॉड ऑफ और एक 1/2 मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2। जब विकर्ण दिए होंगे तो आपको 1/2 से भाग करना पड़ेगा और जब संलग्न भुजाएं दी होंगी तो 1/2 से भाग नहीं करना होगा, केवल उन्हीं भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। लेकिन तब क्या होगा, जब भुजाएं न देकर आपको शीर्षों के निर्देशांक दे दिए हों। सपोज मान लीजिए आपसे कहा एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक, सपोज मान लीजिए कह दिया 1 2 1 और 3 1 2, कुछ भी दे दिया 1 1 0 और 4 2 1, कुछ भी ऐसे दे दिया। एक समांतर चतुर्भुज जिसके शीर्षों के निर्देशांक ये हैं तो उसका आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये मान लीजिए a हो गया, ये मान लीजिए b हो गया, ये मान लीजिए c हो गया, ये मान लीजिए d हो गया। अब कोई भी 2 संलग्न भुजाएं निकाल लीजिए। सपोज मान लीजिए हम निकालना चाह रहे हैं ab और ad। ये ab देखिए और AD 2 संलग्न भुजाएं हो गई। अब ये दोनों हम निकालें, कैसे निकालेंगे, AB निकालने का तरीका क्या होगा, OB - OA होगा, OB - OA होगा कि नहीं, और AD निकालने का तरीका OD - OA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, भाई OB - OA कर लोगे, B कहाँ पर है, ये है। तो ये माइनस ये जब करोगे तो देखो 1 में 4 जाएगा -3 बचेगा, 1 में 2 जाएगा -1 बचेगा और 0 में 1 जाएगा -1 बचेगा। तो इसको आप ऐसे लिखोगे -3i कैप -j कैप -k कैप, है ना। अच्छा, OD - OA करोगे तो 1 में 4 जाएगा -3 बचेगा और 2 में 2 जाएगा 0 बचेगा और 1 में 1 जाएगा 0 बचेगा। तो इसको लिखोगे -3i कैप। अब देखो ये आपका हो गया AB वेक्टर और ये आपका हो गया AD वेक्टर। ध्यान से देखो ये दोनों संलग्न है ना। अब अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करोगे, आप डायरेक्ट केवल कर दोगे AB क्रॉस AD का जो मॉड आएगा वही तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है यदि 2 संलग्न भुजाएं दी हों तो उन दोनों संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का मापांक। बात समझ रहे ना, चाहे मापांक है चाहे मैग्नीट्यूड का है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, अगर आ गई तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आप निकालने जाओगे, अगर आपको विकर्ण दिए हैं तो 1/2 मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 करोगे। अगर संलग्न भुजाएं दी हैं तो मॉड ऑफ और दोनों संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट जो कुछ भी है। ठीक है, और त्रिभुज में तो आप पहले पढ़े क्या 1/2 और 2 भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट, ये हम क्षेत्रफल निकालना समझ चुके हैं। देखिए ऐसा करते हैं, एक्चुअली ये वीडियो हो रहा बड़ा, मेरी पूरी कोशिश थी कि इसको हम ख़त्म कर दें इस चैप्टर को पूरा इसमें, लेकिन अभी काफ़ी सारी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके बाद हमें निकालना है किया गया कार्य। कहते नहीं कि किसी कोई पिंड रखा हुआ है, उस पर जो है कोई बल लगाया जाता है तो वो इस बिंदु से इस बिंदु तक विस्थापित हो जाता है, तो किया गया कार्य बताइए। या आपसे मोमेंट ऑफ फोर्स यानी बल आघूर्ण भी पूछते हैं, ये चीज़ें बच जाएंगी। तो कम से कम अभी 1-1.25 घंटे का वीडियो और बढ़ेगा, और लाइट बार बार डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। और अभी आपको बहुत जल्द जैसे ही लाइट स्टेबल होती है तो वो वीडियो बनाकर आज शाम तक आपको दे दूँगा। पढ़ते रहिए आप लोग, और बार बार आज डिस्टर्बेंस हुआ, हो सकता है आपको दिक्कत हुई हो। और जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि वो सब कुछ है। हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो चैप्टर मैं छूँगा उसका 95% पोर्शन मैं आपको कंप्लीट करा दूँ।
जो बहुत ही कठिन चीज़ है उस चैप्टर में, चूँकि कम समय है इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊँगा। और आप लोगों को भी एक सजेशन है मेरा कि जो चैप्टर आपको सरल लगता है, जो अच्छा लगता है, आप उसको तो लगातार पढ़ते रहिए। हर 3-4 दिन में एक बार रिवाइज़ मारिए। तरीका देखिए पढ़ने का क्या होता है, जब आप वीडियो देख रहे हैं या किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो आप कॉपी पेन उठाइए और एक पतली पतली कॉपी लीजिए, मतलब 50-60-100 पेज की कुछ भी कॉपी हो आपके पास, 3-4 कॉपियाँ ले लीजिए। हर कॉपी में 5-6 चैप्टर कर लीजिए कि इसमें ये चैप्टर होंगे, इसमें ये चैप्टर होंगे, इसमें ये चैप्टर होंगे। और फिर जब आप वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय आपको हर टाइप का एक एक सवाल उस कॉपी में लिखना है, लगाना है, और उसके बाद कोई टेक्निकल पॉइंट है वो भी उस कॉपी में आपको नोट करना है। ठीक है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन है, कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, वो भी नोट करना है। फिर जब आप दोबारा जब रिवीजन के लिए जाओगे तो केवल आप उस कॉपी को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा हाँ ये ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो 2 वीडियो में कंप्लीट करना था, देखिए फिर लाइट गई, इसलिए रोकते हैं और मिलते हैं।